नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम दिनांक 1 नवंबर 2021 का पेपर भेज रहे हैं और हम आशा करते हैं कि रोज का ये जो नया पेपर है ये देखकर आप रोज कुछ नया सीख रहे होंगे। चलते हैं आज के सवाल पर। आज का पहला सवाल है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है। इस सवाल को करते समय कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर एक बार बात हुई है आपकी क्रय मूल्य की और एक बार यहाँ पर बात हो रही है आपके विक्रय मूल्य की, यानी एक बार खरीदा हुआ मूल्य और एक बार बेचा हुआ मूल्य, और इसके मध्य जो अनुपात बताया जा रहा है वो 10:11 बताया जा रहा है। क्लियर? अब सर आप कहोगे कि इसमें राशि नहीं है, तो कोई बात नहीं, यहां पर जो अनुपात है उसी को आप राशि मान लीजिए। जैसे खरीदा आपने 10 रुपए में और बेच दिया आपने 11 रुपए में, यही मूल्य मान लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो खरीदा 10 में और बेचा 11 रुपए में, 1 रुपए का आपको लाभ हो गया। 1 रुपए का लाभ आपको 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए का लाभ इंटू कर दोगे आप 100, 10 से आपका 100 घटा 10 बार और आपके पास में यहाँ पे उत्तर आएगा 10%, यानी 10% का आपको लाभ हो गया। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमारा रीजनिंग का आ रहा है। शब्द लिखा है TACTFUL और FULACT। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर T 2 बार है जबकि इसमें T एक बार ही है, और ध्यान से देखने पर यह भी पता चल रहा है कि ये जो आगे वाला T है इसको हटा दिया गया है। क्लियर? तो ये जो आपका ACT यहां पर बन रहा है, ये ACT तो आपका यहां पर आ गया, और ये जो FUL आपका यहां पर पीछे लिखा हुआ है इसको आगे लिख दिया गया। बहुत सिंपल है। हम भी ये जो हमारा G है इसको हम हटा देते हैं, हटा दिया। अब लेकिन वहां पर 3 थे, यहां पर RACE 4 और फिर 3 का पेयर और है, तो हम क्या करते हैं कि RACE, तो RACE पीछे चला गया और FUL हमारा यहाँ पर आगे आ गया, और ऊपर वाला जो G है आगे वाला उसको भी हमने हटा दिया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो बैठता हुआ दिख रहा है, ये नहीं बैठा, ये भी नहीं बैठा और ये भी नहीं बैठा, तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर? सिंपल सवाल था। अगला सवाल है कि 4 5 1 फिर दिया हुआ है 6 0 3 पर कौन सा न्यूनतम पूर्णांक रखा जाए कि यह 9 से विभाजित हो जाए। तो यहां पर भाजकता का नियम, भाजकता का जो नियम है वो काम आएगा, वो आपको मैंने बताया हुआ है। 9 से भाजकता का नियम क्या होता है कि सभी अंकों का जो योग है, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। क्लियर? यानी आप सभी जो आपके अंक हैं उनका योग करोगे तो 9 से विभाजित होना चाहिए। अब पहले योग करते हैं। तो 4 और 5 हो गए 9, 9 और 1 हो गया आपका 10, 10 और 6 हो गया आपका 16, 16 और 3 हो गया आपका 19, यानी आपका योग आ रहा है 19। अब 19 में 1 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, विभाजित नहीं हुआ। 19 में 7 जोड़ोगे तो 26 होगा, ये भी विभाजित नहीं होगा। 0 का कोई मतलब है ही नहीं। 8 की बात करते हैं, 19 में 8 जोड़ोगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 27, और 9 का पहाड़ा जाएगा यहां पर 3 बार, तो यहां पर मैं क्या रख सकता हूं? 8 रख सकता हूं। जैसे ही 8 रखूंगा योग हो जाएगा तुम्हारा 27 और पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। एक आदमी ने किसी साड़ी के अंकित मूल्य पर 104 रुपए की छूट लेने के बाद उसे 546 रुपए में खरीदा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है। 104 रुपए की साड़ी थी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, 546 में खरीदा।
10, 1, 5, 6, यानी साड़ी का जो मूल्य है वो 650 रुपए। क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछा है कि छूट की दर क्या थी, यानी 650 रुपए की साड़ी आपको मिली है 546 में, और छूट दी गई कितनी, 104 रुपए की। प्रतिशत के लिए यहां पर गुणा हो गया 100 का। 0 से आपका 0 कटा, 5 से 2 बार, 5 से ये कट जाएगा आपका 13 बार, 13 से ये आपका कट जाएगा 104 8 बार, और 8 दूनी 16%, यानी आपको यहां पर जो छूट मिलेगी दोस्तों वो मिलेगी 16% की। क्लियर। अगला सवाल, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1:3 बटे में और 1:4 कुछ इस प्रकार लिखी हुई है, और बोला कि परिमाप जो है, परिमाप है आपका 104। अब परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, क्या पता कौन सा त्रिभुज है, हम तो तीनों भुजाओं को यहां पर जोड़ देते हैं। अब सबसे पहले ये जो अनुपात दे रखे हैं ये भिन्न में दे रखे हैं, इसको आप सबसे पहले बदलिए साधारण में। मैंने आपको बताया हुआ है, पहला ए, बी और सी गुणा डायरेक्ट बताया हुआ है, तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। 6 से घटा, 6 से नहीं 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे इसे 3 बार। कोई दिक्कत। तो आपके पास में अनुपात आ चुका है 6, 4, 3 बराबर में 104। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 बराबर हो गया आपका 104, 1 बराबर हो गया आपका 8। क्लियर। सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटा अनुपात देख लीजिए, 8 का 3 से गुणा कर दीजिए, आपके पास में भुजा आएगी सीधी 24, जो आपका डी आंसर है। ये क्वेश्चन उन लोगों को बेहतर रूप से समझ में आएगा जो कक्षा में इस सवाल को कर चुके हैं। क्लियर। अगला, एक 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर जाकर वापस 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है, सारी यात्रा में औसत चाल क्या है। दूरी आने और जाने की समान है, दूरी आने और जाने की समान है, तो 120 किलोमीटर का कोई मतलब नहीं है। जाते समय चाल यहाँ पर 35 है और वापस आते समय चाल यहाँ पर 40 है। ये क्वेश्चन पूरा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि इसमें दूरी है। सूत्र आपको बताया हुआ है 2ab अपॉन a प्लस बी, 2 इंटू में 35 इंटू में 40 बटे में 35 प्लस 40। सूत्र के अनुसार ये कट के डायरेक्ट यहाँ पर 75 लिख देते हैं। आपका 5 से 15 बार, 5 से गया आपका 7 बार, इसके बाद 5 से गया 3 बार, 5 से गया आपका 8 बार, 8 और 7 56, 56 दूनी 112, 112 में आपका 3 का भाग गया, 3 तिया 9, 2 2, 3 साते 21, 1.0, 3 तिया 37.3, यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका यहां पर राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अगला सवाल, आदमी चिल्लाता है तो पक्षी ची ची करता है, यानी ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नया सवाल, एक कूट भाषा में ECATS को SACTE लिखा जाता है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ESE उल्टा किया हुआ है, तो यहां पर T और E उल्टा करते हैं, ET ET ET, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, पहला खत्म। आगे C यहां पर तीसरे नंबर पर, तो यहां पर R जो है, सॉरी H
H जो है तीसरे नंबर पर, इसमें है, इसमें है नहीं, इसमें है हाँ। अभी तक दो ऑप्शन। इसके बाद में A, यहां पर तीसरा नंबर, उसको दिया है दूसरे नंबर पर। यहां R आना चाहिए दूसरे नंबर पर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये भी कट, ये भी कट। एक ही ऑप्शन बचा है और C ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने तीन हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है। यानी ऐसा तीन आपको ढूंढना है जिसमें पहले सम हो, जिसमें बाद में सम हो और पहले विषम हो। तो पहले तो तीन पे बिंदी लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 3 दिया हुआ है। बाद में सम संख्या चाहिए और पहले विषम, तो हम बाद वाली पकड़ते हैं। इसमें है तो ये हो सकता है और पहले विषम भी है। इसमें बाद में सम है, पहले भी सम है, ये नहीं हो सकती। इसमें बाद में सम है, पहले भी सम है, ये भी नहीं हो सकती। इसमें बाद में सम है, पहले विषम है, ये हो सकता है। इसमें बाद में सम है, पहले विषम है, ये हो सकता है। इसमें बाद में विषम है, ये नहीं हो सकता। इसमें बाद में सम है, पहले विषम है, ये हो सकता है। क्लियर? तो 1 2 3 4, तो 4 बार ये क्वेश्चन आपका सी ऑप्शन लेकर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला, निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज जो है वो परामर्शदाता है। ठीक है, व्रत वाले विद्यार्थी हैं, तो व्रत वाले जो हैं वो आपके विद्यार्थी हैं। ठीक है, आयत वाले कलाकार हैं, ये आपके कलाकार हैं। ठीक है, पहले डिफाइन कर दो। आरेख में कौन सी उन परामर्शदाताओं को दर्शाती है जो ना विद्यार्थी है और ना ही कलाकार। अब ऐसे परामर्शदाता जो ना ही विद्यार्थी है ना ही कलाकार, तो ऐसा तो परामर्शदाता में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है 6। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नॉट। क्लियर? कोई डाउट? चलिए आते हैं अगले सवाल पर। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखना। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, कोई भी काम है, मैं तो कह रहा हूं 2 काम है, 2 काम। ठीक है, उनसे 2 गुना आदमी यानी 2x आधे काम को यानी एक काम को कितने दिन में करेंगे, यानी D2 पूछा है। कोई डाउट नहीं है। ये हो गया आपका यहां पर 12x, बटे में हो गया आपका 2, बराबर में ये हो गया आपका 2x, इनटू में D2, बराबर में हो गया आपका नीचे 1। 2x से 12x आपका कट गया 6 बार, 2 से ये 6 कट गया आपका, और आपका सीधा ही आंसर आएगा कितना, 3 दिन। कोई डाउट? डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कई लोग क्या करते हैं कि अगर वहां पर एक काम लिख देंगे, अगर वो गलती से यहां पर एक काम लिख देंगे तो यहां पर उनको आधा काम बनाना पड़ेगा और यहां पर आके वो लोग फंस जाएंगे। क्लियर? तो उनको पहले से ही, यदि इस प्रकार का सवाल आए तो पहले से ही यदि काम बोला है और आधा काम करवा रहे हैं तो कोई ऐसी संख्या ले लीजिए जिससे आप इसको आधा करवा सकें, तो आपका आंसर आराम से आएगा। क्लियर? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हम इधर वाली संख्याओं की बात ही नहीं करेंगे। 20 औसत है, क्रमागत संख्याएं हैं 21, 22, 23 और 24। 24 जो है वो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। यही तो बात शॉर्ट में बताई हुई है। अगला, एक व्यक्ति जिसके आने का दिन, दिनांक और समय पहले से ही निश्चित नहीं होता, वो क्या कहलाता है? असामयिक। क्लियर? वैसे ये सवाल हिंदी का है लेकिन रीजनिंग की किताब में दिया हुआ है।
अगला सवाल है हमारा, निम्न शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? स्पेलिंग पढ़िए आप, THERMOLYSIS। क्लियर। पहली स्पेलिंग पढ़ते हैं SISS। एस 3 बार प्रयोग है, एस यहाँ पर 2 है, ये नहीं बन सकता। अगला देखते हैं लोटस, LOTUS। देखिए इस स्पेलिंग में यू कहीं नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता। LORIS ये बन सकता है। THESIS ये भी बन सकता है। तो ऐसी 2 स्पेलिंग है जो नहीं बन सकती, तो इसका आंसर आपका ए और इसका बी दोनों राइट होगा। अगला सवाल, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। अब 35 किससे विभाजित होता है? 35 5 से भी विभाजित है और 35 7 से भी विभाजित है। तो आप इनमें से एक ऐसी संख्या देखिए जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हो। तो यहाँ पर मुझे 980 जो ऑप्शन है, क्योंकि 0 लग रखा है पीछे, तो ये 5 से पक्का विभाजित होगी। और 98 की यदि हम बात करें तो 7 का पहाड़ा 10 बार 70 और 4 बार और करते हैं तो 7 चौक 28, तो 70 और 28 जो होता है वो 98 बन जाता है। क्लियर। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, 2 संख्याओं के मध्य अनुपात 4:5 है और इनका जो लसप है वो 180 है। क्लियर। तो छोटी संख्या क्या है? तो जब यहाँ पर अनुपात की बात आए और लसप की बात आए, तो यहाँ पर जो आपके अनुपात दे रखे हैं उनका भी आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है, बता रखा आपको। तो 4 और 5 का जो एलसीएम आएगा, लसप आएगा, वो 20 आएगा। और 20 बराबर आप कहोगे 180, यानी 1 बराबर हो गया आपका 180/20, यानी कितना हो गया? 9। क्लियर। आपसे पूछा है छोटी संख्या, 9 को 4 से गुणा कर दीजिए, आपका जो उत्तर है वो सीधा ही आएगा 36, यानी आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसी परिवार में पिता और माता, तो पिता और माता की यदि बात करें तो संख्या है 2 लोगों की, उनका जो औसत है वो है आपका 38, तो इनका जो कुल है वो कुल हो गया आपका यहाँ पर 76। ये पहली कंडीशन के आधार पर बात हो रही है। क्लियर। दूसरी कंडीशन है कि जब पिता, माता और एक लड़की का औसत 28 हो जाता है, यानी दूसरी कंडीशन में व्यक्ति हो जाएंगे आपके 3 और औसत हो जाएगा आपका 28। क्लियर। तो इनका कुल कितना हो जाएगा? तो 60, 24, 84। कोई दिक्कत? यदि आप यहां से ऊपर की लाइन पढ़ोगे तो जब तक लड़की नहीं थी तब तक था 76, लड़की के होते ही हो रहा है 84। कितना बढ़ गया? 8 वर्ष। यानी ये किसकी वजह से बढ़ा है? लड़की की वजह से। तो लड़की की जो उम्र है वो आएगी दोस्तों 8 वर्ष की। कोई डाउट? अगला, जिस प्रकार नाटक का संबंध निर्देशक से है, ठीक है, उसी प्रकार पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नाटक का संबंध निर्देशक यानी डायरेक्टर, ठीक है, होल एंड सोल वही होता है। उसी प्रकार पत्रिका का जो भी निर्देशन होगा वो केवल और केवल संपादक, एडिटर के द्वारा होगा और किसी के द्वारा नहीं होगा। अगला सवाल आता है हमारा, 27 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? यानी एक बड़ा घन है, भुजा जिसकी 27 है, उसमें छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर वाले घन बनाने हैं। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि घन का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो वो आप कहेंगे होता है भुजा क्यूब। क्लियर। तो बड़े वाले का आयतन और बटे में कर दो आप छोटे का आयतन, तो बिल्कुल क्लियर आंसर आ जाएगा। तो 27 × 27 × में 27
और बटे में कर दीजिए आप 3 गुणे में 3 गुणे में 3। 3 से 27 गया आपका 9 बार, 3 से ये आपका 27 गया 9 बार, 3 से ये आपका 27 गया 9 बार। क्लियर हुआ? 9 का घन यानी आंसर आएगा 729। क्लियर दोस्तों? अगला 30%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य एकमात्र बट्टा है। वस्तु 100 रुपये की है, 30% की छूट यानी 70 बटे में 100, 20% की छूट यानी 80 बटे 100 और 10% की छूट यानी 90 बटे में 100। क्लियर हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो आपके ये गए, इन 2 जीरो के ये भी गए और इसका 1 जीरो ये भी गया। 8 नमा 72, 72 इंटू 7, 72 इंटू 7 तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 7 गुण 50 और 1 50। 504 बटे में 10 उत्तर आएगा आपका 50.4। यानी 100 रुपये का माल आपको मिल रहा है 50.4 में, तो 100 रुपये का माल यदि आपको 50.4 में मिल रहा है तो इसका मतलब आपको छूट मिल गई है 49.60 की, और यही आपकी फाइनल छूट होगी। तो आपका जो उत्तर है वो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? आशा करता हूँ कि आज का ये जो पूरा पेपर आप लोगों को समझाया गया है ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं जो कक्षा में पूर्ण रूप से समझा दिए गए थे, तो उसका मैंने ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं किया है। ठीक है? अगला पेपर साइंस का शुरू हो रहा है। कल मैथ्स के नए सवालों के साथ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आइए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, ये पूछा हुआ है। जो अपने घरों में धारा आती है, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट जिसे बोलते हैं, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो उसकी आवृत्ति अपने 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज की होती है। और अगर बात वोल्ट की करें तो 220 वोल्ट की आती है। कितनी? 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्यूज आपके विद्युत का उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। किसके ऊपर? उष्मीय प्रभाव पे। जैसे ही मान लो लोड बढ़ेगा, वो उष्मा बढ़ के उसका जो फ्यूज है वो क्या कर जाएगा, उसका गलनांक कम होता है, वो टूट जाएगा और आपके पूरे घर की लाइट चली जाती है। उष्मीय प्रभाव के ऊपर फ्यूज कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अतिचालक की भांति व्यवहार करता है? किसकी भांति? अतिचालक की भांति व्यवहार करता है। तो इसमें आपके तांबा, पारा, चांदी और सोना, इसमें से आपके पारा है वो आपके अतिचालक की तरह कार्य करता है, और पारा है उसको आप मरकरी बोल सकते हो, जिसका प्रतीक होता है आपके Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो प्राकृतिक चुंबक है आपके, वो आपके लोहे के अयस्क होते हैं। किसके? लोहे के अयस्क होते हैं, और लोहे का जो प्रतीक है वो आपके Fe होता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया। एक भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटना हो रहा है, और टूटना हमेशा क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। तो वो हो जाएगा आपके नाभिकीय विखंडन। बी ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आपके बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? और अगर बात करें कि जल के घनत्व को मापने के लिए आपके हाइड्रोमीटर का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप बोला हुआ है। बहुत शानदार क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे बोल सकते हैं अपन POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका जो सूत्र है वो होता है आपके CaSO4 और 1/2 H2O, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। जिप्सम का सूत्र अगर बात करें तो CaSO4 और यहाँ 2H2O होता है। लेकिन जो आपके POP जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, CaSO4 1/2 H2O, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल में कौन कौन सी धातुएं उपस्थित होती है? जो पीतल है वो मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है? तांबा और किसका है? जिंक। जिंक बोले या फिर क्या बोल सकते हो? जस्ता। कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर होता है। डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना जिसका प्रतीक होता है Au और वो किस में घुलनशील है, ये पूछा हुआ है। तो आपके जो एक्वारेजिया नाम की जो चीज होती है, एक्वारेजिया का विलयन होता है जो सोनार के पास में होता है, और वो सोने और चांदी को गलाने में प्रयोग किया जाता है, या बोल सकते हो उसको साफ करने में प्रयोग किया जाता है। तो एक्वारेजिया आपके 3HCl और 1
HNO3, इसका अनुपात ध्यान रखना, इसका अनुपात 3:1 होता है। अगर HCl पहले दिया हुआ है तो 3:1, और HCl को बोल दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्या बोल दिया HNO3 को नाइट्रिक अम्ल। तो आपके डी ऑप्शन में दे रखा है, देखो नाइट्रिक एसिड दे रखा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है। इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है, आपके एक्वारेजिया बनता है, और वो सोने और चांदी को गलाने में सहायक होता है, घुलनशील उसमें हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला फास्फोरस किस में रखा जाता है? पीला फास्फोरस लाल फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस आपके माचिस बनाने में काम में लिया जाता है। यहाँ बात की जा रही है पीला फास्फोरस, और पीला फास्फोरस आपके जल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवर्सियन नलिकाएं या और तंत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? क्या बोला है, हेवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पर पाया जाता है? तो हेवर्सियन नलिकाएं आपके जो स्तनीय होते हैं, स्तनीय की अस्थियों के अंदर आपके हेवर्सियन नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करने वाली औषधि, औषधि के बारे में पूछा है कि मूत्र के स्राव को अगर प्रोत्साहित करवाना है तो कौन सी औषधि प्रयोग में ली जाती है? तो आपके एड्रिनालाइन, मोनोयूरेटिक, डायूरेसिस और ट्रायूरेटिक, इसमें से आपके जो ये डायूरेसिस है वो आपके मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करने वाली औषधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का आपके वो क्या बोल सकते हैं, मेरु रज्जु में होता है। यहाँ पे मेरु रज्जु ना देके क्या बोल सकता है, कशेरुक रज्जु बोला है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु या फिर मेरु रज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पस ल्यूटिज्म क्या स्त्रावित करता है? जो कार्पस ल्यूटिज्म है वो आपके एस्ट्रोजन, हीमोग्लोबिन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन में से आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो आपके स्त्रावित करता है। प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और एक रिलैक्सिन, कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन है वो फीमेल के अंदर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस रोग होता है आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और मेनिंजाइटिस रोग जो आपके मस्तिष्क में जो अविकार उत्पन्न हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, उसी को क्या बोल सकते हैं, मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। और जो अपने मस्तिष्क के ऊपरी जो झिल्ली होती है, मस्तिष्क की ऊपरी झिल्ली होती है वो होती है मेनिंजस झिल्ली। कौन सी होती है? मेनिंजस झिल्ली होती है। और इस झिल्ली के ऊपर अगर मान लो कभी चोट वोट लग जाती है और उससे कीड़े बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं तो उससे होने वाला जो रोग है वो मेनिंजाइटिस रोग होता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, मैं कलाल सर, और दोबारा मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ लेके जीके का पेपर सोल्यूशन कराने के लिए। तो ये रहा अपना जीके का पहला सवाल, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो वो था पिंगली वेंकैया, डी। ये अपने नेशनल फ्लैग के क्या थे, डिजाइनकार थे। नेक्स्ट सवाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत किसका है? तो ये मोहम्मद इकबाल का है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? आईपीएस किरण बेदी, आईएएस अन्ना जॉर्ज, अपना यह राइट होगा किरण बेदी पी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल अपना है किस भारतीय राज्य में ओणम त्योहार मनाते हैं? तो ओणम है अपने केरल का, पोंगल है तमिलनाडु का, ठीक है, असम का है भोगली बिहू। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इंडिया हाउस अवस्थित है या स्थित है? ये लंदन में है इंडिया हाउस। नेक्स्ट सवाल, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1927 में हुई थी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? इन चारों में से कौन सा नेशनल हॉलीडे या राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? तो साथियों 2 अक्टूबर आप जानते हो गांधी जयंती है, छुट्टी होती सबकी। 15 अगस्त भी है अपना, 26 जनवरी भी अपना है, लेकिन 25 दिसंबर ये राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, और ये मैंने पूछा है, ये राइट जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल, सिम का पूरा नाम क्या है, यानी सिम का फुल नेम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफाई मॉड्यूल। नेक्स्ट सवाल, जेबी डनलॉप ने किसका आविष्कार किया था? तो ये बनाता है रबड़ के टायर, बी राइट है, सी राइट है, रबड़ टायर जेबी डनलॉप। नेक्स्ट सवाल, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर हुआ था? तो ये है अपने नेल्सन मंडेला, बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? तो लैंप वाली महिला है वो है डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोलते हैं लैंप वाली महिला। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किन देशों का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है? तो ये अपने है ऑप्शन ए मलेशिया और ऑप्शन बी, इन दोनों का है बैडमिंटन, यानी सी राइट है, ए और बी दोनों यानी सी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो साथियों ये स्थित है नई दिल्ली के अंदर। बी राइट आंसर। और अंतिम सवाल अपना, नभ स्पर्शम दीप्तम किसका आदर्श वाक्य है? तो साथियों ये आदर्श वाक्य है भारतीय वायुसेना का। ऑप्शन बी राइट। तो ये था अपना जीके पेपर सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद मित्रों।